Hi everyone, welcome to Sciami Academy. Guys, this is the fourth part of 2016 क्वेश्चन पेपर. हम उत्तराखंड बोर्ड के साइंस के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास के. इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे. इसमें हम 16th से लेकर 20th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. देखो जो ये 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए. गिव द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग. इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और इथाइल अल्कोहल की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. तो हम सबसे पहले बनाते हैं जो फर्स्ट वाला है इथेनोइक एसिड का. देखो जो इथेनोइक एसिड है, ये इसका फॉर्मूला है. यहाँ पे स्ट्रक्चर है C2, 2 कार्बन होते हैं इसमें, है ना. यहाँ पे देखो ये CH3 और फिर ये COOH, ये होता है इथेनोइक एसिड. तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट के वैलेंस शेल में, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. तो जो कार्बन है, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं. उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का. तो उसके अगर इलेक्ट्रॉन को हम शेल में लिखें, कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो कैसे लिखते हैं 2 4, ऐसे ही लिखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. तो यहाँ पे यानी कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये हमारा जो इथेनोइक एसिड है, इसमें ऑक्सीजन है एक, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. सल्फर भी ऑक्सीजन की फैमिली का है, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. और हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 1 लिखेंगे. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसके अंदर 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पे ये 2, यहाँ पे एक कार्बन ये वाला लिया हमने, एक ये कार्बन लिया. अब यहाँ पे ये जो मैंने क्रॉस से शो किया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के संयोजी कोश के. ये जो वाला कार्बन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे एक इधर है, एक ये इधर है, और ये एक इधर है. यहाँ पे जो 2 क्रॉस है, इनमें से एक वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक वाला इस कार्बन का है. तो इस कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी कोश में. अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है. ये 3 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट से दिखा रखे हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा आपस में. जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. उसके बाद जो ये वाले यहाँ पे 2 ये क्रॉस है, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है और एक इस वाले कार्बन का है. ये दोनों आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, जिससे इनके कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बनेगा. उसके बाद देखो जो ये कार्बन है, एक ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. तो यहाँ पे जो ये वाली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2 यहाँ पे हैं, ये इसके ऊपर शो कर रखे हैं, 2 नीचे, और 2 यहाँ पे हैं, ये शेयर हो रहे हैं जो इनके बीच में. ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध बनेगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे है, ये शो कर रखा है, ये कार्बन के पास 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है. एक क्रॉस वाला एक डॉट के साथ जुड़ेगा, दूसरा क्रॉस वाला दूसरे डॉट के साथ जुड़ेगा. तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा. उसके बाद देखो जो ये कार्बन है, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है. तो देखो यहाँ पे जो ये वाली ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन है ये डॉट वाला, और ये कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉस वाला. ये दोनों इसमें जुड़ेंगे और बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद जो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो यहाँ पे ये जो 2 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है. ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध बना रहे हैं. तो इस तरीके से ये इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया. देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड शो ना करके इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, बिंदु के रूप में डॉट के फॉर्म में शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं. आपको समझ आया होगा ये, आई होप कि आया होगा. अब इसके बाद देखते हैं जो सेकंड पार्ट है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. तो देखो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन की ही फैमिली का है. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के भी वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. यहाँ पे जो ये क्रॉस से बने हुए हैं, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं. 2 ये ऊपर की साइड हैं, 2 नीचे की साइड, एक ये लेफ्ट में है और एक राइट में. ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है. इसके साथ 2 हाइड्रोजन है. जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका फॉर्मूला H2S होता है. तो यहाँ पे बीच में सेंटर में सल्फर होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं.
तो यहाँ पे ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है और जो ये लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है ये डॉट वाला इसका इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और जो ये राइट साइड वाला हाइड्रोजन है ये इधर का जो डॉट है ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो सल्फर और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड भी सल्फर और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो बस इसका तो इतना सिंपल सा है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद है थर्ड वाला इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का हमको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले ये देखो CH3 CH2 और OH ये होता है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन लेंगे। एक कार्बन ये है यहाँ पे, एक कार्बन ये है। अब जो ये पहले वाला कार्बन है देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसके साथ हमने एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने इसके साथ। और यहाँ पे ये जो क्रॉस से बने हुए 4 इधर दिख रहे हैं आपको, 4 क्रॉस बने हुए, ये 4 वैलेंस शेल बन के, और जो यहाँ पे छोटा सा सर्कल दिख रहा है ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये CH CH CH, यहाँ पे CH 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 ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो इस दूसरे वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अब हमारा अब तक यहाँ तक ये बन गया CH3 इतना बन गया। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्बन है इसके साथ देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। पहले तो हमने एक ही हाइड्रोजन ऊपर की साइड बनाया, एक नीचे की साइड बनाया। तो यहाँ पे ये जो सेंटर में कार्बन है इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन एक नीचे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। उसके बाद जो इसका यहाँ पे ये चौथा इलेक्ट्रॉन बचा इधर राइट साइड में, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो पहले स्ट्रक्चर में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम एक सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो आई होप आपको इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। बस आपको यहाँ पे जैसे जैसे स्ट्रक्चर है ना वैसे ही आपको शो करना है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे आपको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराना है दोनों का, जहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं। और आपको इनके संयोजी कोश के, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए और सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तो आपको पता होगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है यानी कि उसके अंदर वाटर ऐड है, उसका केमिकल फॉर्मूला होगा CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि उसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बस इसके अंदर सेकंड पार्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। गिव केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2O। इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है हाफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ फॉर्मूला तो ये हो गया। अब हमें रिएक्शन देने के बनता कैसे है। देखो जो जिप्सम होता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो उससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो यहाँ पे ये जिप्सम है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, जिप्सम को हीट किया, इससे मिलेगा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O और यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है। तो इसका आंसर बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन गिव केमिकल इक्वेशंस ओनली। बस हमें केमिकल इक्वेशन से बताना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में से पास करते हैं तो क्या होता है। देखो ये है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे चूने का पानी है जो एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी रिएक्शन होती है तो उससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर अलग हो जाता है।
ठीक है, यही बताना था इसमें। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को हीट करते हैं उससे हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 जिसको सोडा ऐश भी बोलते हैं, उससे वाटर अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, इसमें सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन ही देनी है। इसके बाद इसके अंदर थर्ड पार्ट है विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ओके, इसी को हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जब ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इससे कैल्शियम क्लोराइड बनता है CaO। यहाँ पे O नहीं आएगा, CaCl2 है। सॉरी, यहाँ पे गलती से O लिखा गया, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। CaOCl2 तो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। ओके, इसमें वाटर रिलीज होता है और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी के अंदर सेकंड में दे रखा है, इसमें ऑप्शन में दे रखा है अथवा करके कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। देखो, ये डिफरेंस बताना है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उन दोनों में डिफरेंस बताना है। ये वाला क्वेश्चन जो 2017 की वीडियोस बना रखी है मैंने, उनमें जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में 26 क्वेश्चन करा रखा है 2017 का, यही सेम क्वेश्चन है और वहाँ पे मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है और अभी यहाँ पे भी देखो। तो देखो, पहले हम देखेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है जो, इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, इसमें तत्व को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके यहाँ पे एटॉमिक मास की बात की गई है, परमाणु भार की बात की गई है। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि इसमें परमाणु क्रमांक की बात हुई है। जो पहले वाली थी उसमें परमाणु भार के बारे में बात की थी और जो अभी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर की बात की गई है, परमाणु क्रमांक की बात की गई है। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8 ग्रुप थे, वर्गों की संख्या 8 थी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, इसमें प्रत्येक वर्ग को उपवर्ग A तथा B में विभाजित किया गया है। मतलब जो 8 वर्ग हैं उनमें से हर एक ग्रुप को फिर से उपवर्ग में डिवाइड कर रखा है, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उपवर्गों में विभाजित नहीं किया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ना तो उत्कृष्ट गैसों का कोई स्थान था और ना ही यहाँ पे समस्थानिकों को कोई स्थान दिया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उत्कृष्ट गैसों को भी अलग ग्रुप में रखा गया है और इसमें जितने भी समस्थानिक हैं किसी तत्व के उन सबको एक जगह रखा गया है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें संक्रमण तत्वों को वर्ग 8 में रखा गया है, यानी ग्रुप नंबर 8 में रखा गया है। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे के सारे संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्तों के मध्य में, दीर्घ आवर्त हैं ग्रुप 3 से लेके और ग्रुप 12 तक के जो हैं उनको दीर्घ आवर्त बोलते हैं, उनमें रखा गया है। जितने भी हमारे संक्रमण तत्व होते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दीर्घ ग्रुप में, दीर्घ आवर्त में यानी कि पीरियड में। ठीक है, तो ये था हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में देखो, जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब पहले कम, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो एलिमेंट सबसे पहले आएगा, फिर जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते गए एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। और जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो या एटॉमिक नंबर कह लो, एक ही बात है, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सेकेंड पॉइंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। यहाँ पे 9 ही गलत है, यहाँ पे 8 आएगा। देयर आर 8 वर्टिकल ग्रुप्स। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, जैसे भी हमने हिंदी वाले में भी देखा, उसमें 8 ग्रुप होते हैं। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम को ही ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड बोलते हैं। फिर है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देयर इज नो प्लेस फॉर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के लिए वहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि जब तक नोबल गैसेज के बारे में पता ही नहीं था। एंड देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। ना ही आइसोटोप्स के लिए वहाँ पे कोई प्लेस है, क्योंकि उस टाइम तक आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। जो टेबल की राइट हैंड साइड यानी सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, जो 18th ग्रुप है, उसमें नोबल गैस को प्लेस किया हुआ है। और आइसोटोप्स आर केप्ट एट द सेम प्लेस बिकॉज देयर
एटॉमिक नंबर इज सेम। देखो आइसोटोप होते ही वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम है और हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे ही टेबल को अरेंज किया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर जब सेम है तो आइसोटोप को एक ही जगह रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन ग्रुप 8। जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप 8 में रखा गया है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द लॉन्ग पीरियड, यानी ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक रखा गया है। जो लॉन्ग पीरियड है उनके बीच में रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ये था इन दोनों का कंपैरिजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सप्लेन। हमें बताना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहले हिंदी में देखो, ऑक्सीजन का परिवहन, हीमोग्लोबिन फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके इसे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है। देखो जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जब हम सांस लेते हैं, सांस किसके थ्रू लेते हैं? फेफड़ों के थ्रू। तो जो फेफड़े के अंदर वायु कोश होते हैं वहाँ पे हवा जाती है, वायु जाती है, उस वायु में ऑक्सीजन होती है। तो हीमोग्लोबिन उन वायु कोश में जो एयर है उस एयर से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और फिर शरीर की सारी कोशिकाओं में उसको विस्तृत करेगा, उसका परिवहन करेगा। इस तरीके से तो होता है ऑक्सीजन का। अगर इसको इंग्लिश में देखो, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। दैट मीन्स कि जो हीमोग्लोबिन है वो एयर में प्रेजेंट, जो लंग्स है, लंग्स में एयर है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होगी उसको लेगा वहाँ से, एंड इट कैरीज द ऑक्सीजन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और फिर ऑक्सीजन वहाँ से उन टिश्यूज़ में जाएगी जो इससे पहले, यानी ऑक्सीजन के मिलने से पहले, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड वहाँ तक ऑक्सीजन को लेके जाएगा। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। पुनः यही हीमोग्लोबिन उपापचयिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त परिवहन के दौरान फेफड़ों तक पहुंचाता है। देखो जब क्या होता है, ऑक्सीजन जाएगी हमारी कोशिकाओं में और वहाँ पे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन उसको वापस से लेके फेफड़ों तक जाता है और वहाँ पे जो फेफड़े हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में सॉल्यूबल होती है, आराम से घुल जाती है। देयरफॉर इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू लंग्स। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसका बॉडी टिश्यू से लंग्स तक डिजॉल्व फॉर्म में। हियर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स। वहाँ से ये क्या होती है, ब्लड से डिफ्यूज होके लंग्स में एयर के मतलब लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है। जैसे हिंदी में देखा कि फेफड़े उस यानी लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं लंग्स के थ्रू। जो लंग्स हैं वो इस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इन घटकों के क्या कार्य हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ये हमारा जो ब्लड वाला सिस्टम है पूरे का पूरा, उसकी बात की गई है। जो इसका ट्रांसपोर्ट यानी एक तरीके से जो भी चीज़ें, चाहे वो भोज्य पदार्थ हैं, फूड मटीरियल्स हैं, वाटर है, जो भी कुछ है, उनका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और उन सब के क्या काम होंगे। तो पहले हिंदी में देखो, परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से होंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट है, हृदय दैट मीन्स हार्ट, रक्त यानी कि ब्लड, रक्त वाहिनियाँ जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। रक्त वाहिनियाँ दो तरह की होती हैं, एक जिनको धमनी बोलते हैं और शिरा बोलते हैं। धमनी और शिराएं दो तरह की होती हैं। तो अब हृदय के कार्य देखते हैं। हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ये विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। क्या काम होता है हृदय का? पहले तो वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है यानी जिसमें ऑक्सीजन है उस रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, पंप करता है, और फिर शरीर की सारी कोशिकाओं से जो ऑक्सीजन रहित रक्त है यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस रक्त को वापस फेफड़ों में लेके आता है। और फिर है उसके बाद रक्त के क्या काम होते हैं। देखो जब रक्त का परिवहन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, तो उसके साथ ही रक्त में पोषक तत्व CO2 और नाइट्रोजन युक्त जितनी सब चीज़ें हैं उन सब का भी परिवहन होता है। रक्त क्या करता है, सारे पोषक तत्वों को हर एक कोशिका तक लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और वापस से कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके आता है। जितना भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है यानी कि वेस्ट है उस सब का ट्रांसपोर्ट करने का काम रक्त का होता है।
और जो रक्त वाहिकाएं होती हैं इनका क्या काम होता है? रक्त वाहिकाएं दो तरह की होती है, धमनी और शिराएं। धमनियों का काम तो ये होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है हृदय से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो, उसको लेके जाती है धमनियाँ शरीर के सभी अंगों तक। और फिर वहाँ से जो शिराएं होती हैं वो उन सारे हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को वापस हृदय तक लेके आती हैं। ठीक है। The components of transport system are following: heart, blood vessels, arteries and veins. जो यानी कि 3 कंपोनेंट होंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, हार्ट होगा, ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स होंगे। उसमें हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करता है और उस इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजता है। फिर से वो ऑक्सीजन उसके अंदर, ब्लड के अंदर जो वहाँ पे हीमोग्लोबिन है वो फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेती है और फिर उसको दोबारा से पूरी बॉडी में पंप करती है। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। ब्लड का फंक्शन क्या होगा? ब्लड किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज होंगी अभी बताया, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स तक लेके जाती हैं। और वेन्स हैं वो वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सारे पार्ट्स से बॉडी के इकट्ठा करके वापस हार्ट में लाती हैं। इस तरीके से ये इनके फंक्शंस होते हैं। ये 20th क्वेश्चन था जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स बताने थे, उनके फंक्शन बताने थे। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में हमको 20 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम दूर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।